अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम हज इंस्पेक्टर के जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बारे में कोई जानकारी देंगे। और ये जानकारी आज़मीन हज के लिए भी बहुत मुफीद होगी, क्योंकि इसमें आज की वीडियो में हम हज के 5 दिनों पर बात कर रहे हैं। देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो आज़मीन हज के लिए 2 अहम टेस्ट रखे हैं, एक हज ट्रेनर्स के लिए जो हाजियों को ट्रेन करेंगे, और एक हज इंस्पेक्टर के लिए जो आपके साथ यानी कि आज़मीन हज के साथ यहीं से यानी कि इंडिया से वो साथ जाएंगे। 150 आज़मीन हज के साथ एक हज इंस्पेक्टर रहेंगे जो पूरी उनकी रहनुमाई करेंगे और उनकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो आइए, हम हज इंस्पेक्टर का जो इंतखाब किया जा रहा है वो कंप्यूटराइज टेस्ट के थ्रू किया जा रहा है, और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो हज के अरकान के साथ साथ लॉजिस्टिक्स और हज के जो भी पूरा मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम ख़ास करके हम हज के 5 दिनों पर चर्चा कर रहे हैं। हज के 5 दिन शुरू होते हैं ज़िलहज की 8 तारीख से। 8 तारीख को आपको मिना में होना ज़रूरी होता है, और मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज अदा करते हैं, और सुबह 9 ज़िलहज की सुबह सादिक यानी कि फजर की नमाज पढ़ के मिना से रवाना होते हैं अराफात के लिए। अराफात मिना से 16 किलोमीटर दूरी पर है, और ये अराफात में ठहरना, वक़ूफ़ अराफात एक हज का ख़ास रुकन है, यानी कि फ़र्ज़ों में से है। 3 फ़र्ज़ हैं हज के। पहला जो है एहराम और नियत करना, दूसरा मिना में व अराफात में वक़ूफ़ अराफात करना यानी कि अराफात में ठहरना, और अराफात के बाद फिर हम तीसरे फ़र्ज़ की तरफ बात करेंगे जब उस पर पहुँचेंगे। अभी हम अराफात के बारे में बताते हैं। अराफात एक मैदान है जहाँ पर हाजी 9 ज़िलहज को पूरी दुनिया के हाजी जो हैं वहाँ इकट्ठे होते हैं, और ज़ोहर और असर दोनों नमाजें वहाँ पर मिलाकर पढ़ी जाती हैं, और मगरिब तक हाजी वहाँ रहते हैं। जैसे ही मगरिब का टाइम होता है, बिना नमाज पढ़े हुए वो रवाना होते हैं मुज़दलिफ़ा के लिए, जो अराफात से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर अराफात से जब मुज़दलिफ़ा लोग जाते हैं तो 2 तरह से जाते हैं, बाई ट्रेन यानी कि मेट्रो के थ्रू, या बसेस के भी इंतज़ाम होता है, लेकिन कुछ लोग बसेस वाले पैदल भी चले जाते हैं। उसके बाद जब वो पहुंचते हैं मुज़दलिफ़ा में ठहर कर वहाँ मगरिब और इशा की नमाज दोनों जमा करके यानी कि एक साथ पढ़ी जाती हैं, और मगरिब इशा नमाज पढ़ने के बाद में फिर हाजी लोग वहाँ पर 49 या 70 जो हैं 70 या 72 कंकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं। 72 कंकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं जो चने के बराबर होती हैं, क्योंकि वो फिर 10 ज़िलहज को काम आएंगी, 11 को काम आएंगी और 12 को ज़िलहज को काम आएंगी जमरात में। तो अब वहाँ पर क्या 10 ज़िलहज की रात हो गई गुजारी मुज़दलिफ़ा में। मुज़दलिफ़ा के बाद 11 ज़िलहज की वो 10 ज़िलहज की सुबह जो निकलती है, सुबह में फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने से पहले ही हाजी निकलना शुरू हो जाते हैं मिना के लिए दोबारा, यानी कि जमरात के लिए जाते हैं, जो वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर पर है। और वहाँ पर पहुँचकर सबसे पहले दिन यानी कि 10 ज़िलहज को जो जमरात में बड़ा शैतान है उसके कंकड़ी मारी जाती हैं। सिर्फ 7 कंकड़ी मारी जाती हैं, पहला दूसरे शैतान को छोड़कर, यानी कि छोटा और मिजले शैतान को छोड़कर। फिर हाजी इंतज़ार करते हैं अपनी कुर्बानी का। कुर्बानी होती है उनके हाजी की, जहाँ जैसे कुछ लोग बता देते हैं अपनी कुर्बानी के लिए किसी से प्राइवेट तौर पर, कुछ जो हैं गवर्नमेंट का जो अदाही कूपन है उसको लेते हैं, जो गवर्नमेंट कुर्बानी कराती है उस कूपन के थ्रू जब उन्हें पता चल जाता है कि हमारी कुर्बानी हो चुकी है, तब उसके बाद में हाजी लोग अपने हलक कराते हैं या कसर कराते हैं। यानी कसर का मतलब होता है बालों को छोटा कराना, और हलक का मतलब होता है पूरी तरह बालों को कटवा देना और उस तरह फिरवा लेना, जिसको इनमें से 2 में से कोई एक काम कराते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को कसर न करा के जो है वो पूरी तरह से सर को मुंडवाना ही बेहतर माना जाता है, यानी कि हलक कराना ही बेहतर माना जाता है, और वही लोग कराते हैं। उसके बाद फिर हाजियों के लिए ये आज का दिन का लगभग काम पूरे हो चुके हैं। सिर्फ एक काम उनका बचता है जो फ़र्ज़ है हज के, जो मैं तीसरा फ़र्ज़ बताने जा रहा था,
वो है तवाफ़ ज़ियारा, यानी कि पहला तवाफ़ हज का जो तवाफ़ होता है वो आ गया उसका टाइम। और कुर्बानी के बाद, हलक कराने के बाद हाजी जो हैं अब एहराम की हालत से बाहर आ जाते हैं और फिर आराम से एहराम उतार के वो तवाफ़ ज़ियारा करते हैं। और ये तवाफ़ ज़ियारा क्योंकि पूरी भीड़ उधर तवाफ़ की तरफ बढ़ रही होती है, जैसे जैसे उनके अरकान पूरे हो चुके होते हैं, कुर्बानी हो चुकी होती है, हलक हो चुका होता है, कंकड़ी मार चुके होते हैं, तब सब लोग जो हैं हरम की तरफ बढ़ते हैं। 10 ज़िलहज की बात कर रहा हूँ ये मैं। और जब कुर्बानी के बाद जब वो पहुँचते हैं तो तवाफ़ के लिए, तो वहाँ भीड़ अच्छी खासी इकट्ठी हो जाती है, इसलिए वहाँ पर आप 10 को भी कर सकते हैं तवाफ़ ज़ियारा, 11 को भी कर सकते हैं तवाफ़ ज़ियारा, और 12 तक कर सकते हैं तवाफ़ ज़ियारा। तो इन 3 दिनों से कभी कर सकें, लेकिन अफजल जो है वो पहले दिन माना जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा भीड़ उसी दिन होती है। दिन में, रात में लोग जाते रहते हैं और तवाफ़ करके वापस आते रहते हैं। मिना में कैंप में ही वापस आना होता है। तो 10 ज़िलहज को ये सब काम करने के बाद में, तवाफ़ के बाद में जो मिना में फिर 10 की रात को गुजरते हैं, 11 को सब नमाजें भी मिना में पढ़ते हैं, मिना में ही रहते हैं। और ज़वाल के बाद यानी दोपहर के दोपहर का जो सूरज ऊपर पहुंच चुका होता है दोपहर में, उसके बाद उनको टाइम शुरू होता है फिर कंकड़ी मारने का। आज 21 कंकड़ियाँ मारनी हैं, 7 3 शैतान को। और ये डेट जो है अब आ जाती है आपकी 11 ज़िलहज। 11 ज़िलहज को 21 कंकड़ियाँ मारनी हैं, छोटे शैतान को, मिडिल शैतान को और बड़े शैतान को। अब आप के पास कुछ काम नहीं है, सिर्फ 3 शैतान को ज़वाल के बाद कंकड़ी मारकर अपने खेमे में वापस आ जाना है। वहाँ सिर्फ आपको नमाज़ें पढ़नी है, कोई बड़ा काम नहीं है। आप आराम कीजिए, नमाज़ें पढ़िए, दुआएं मांगिए, और इसके अलावा कोई आपका काम नहीं है 11 ज़िलहज को। ठीक ऐसा ही 12 ज़िलहज को भी आपको यही काम करने हैं, लेकिन 12 ज़िलहज को आप ज़वाल के बाद कंकड़ी मारकर असर तक, यानी कि मगरिब से पहले पहले चाहें तो आप मक्का भी वापस आ सकते हैं। यानी कि हज का 5वां दिन पूरा हो गया। 8, 9, 10, 11, 12 हज के जो 5 दिन कहलाते हैं वो 8 से शुरू होकर 12 ज़िलहज को कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे 5 दिन। और आप जो हैं असर के बाद आप निकल आकर अपने जो कमरा है आपका, जहाँ पर आप रह रहे हैं मक्का में या अजीज़िया में, आप वहाँ पहुँच जाइए आराम से। आपका हज कंप्लीट हो गया। लेकिन सिर्फ आपका एक वाजिबात बचता है, हज का एक रुकन बचता है जो तवाफ़ विदा कहलाता है। वो आप जब आपकी रवानगी हो मक्का से, उस वक्त किया जाता है। तो इसके लिए अब आप पूरी तरह फ्री हैं, एहराम भी नहीं है, हज भी आपका कंप्लीट हो चुका। लेकिन आप चाहें तो अगर 12 को आप जो कंकड़ी मार रहे हैं 11 और 12 को आपने ज़वाल के बाद मार रहे हैं कंकड़ी, शाम तक टाइम हो गया अगर आपका कंकड़ी मारते वक्त 12 तारीख को, 12 ज़िलहज को, और मगरिब का टाइम वहाँ हो गया, तो आपको 12 को रुकना पड़ेगा 12 ज़िलहज को। फिर आप 13 को ज़वाल से पहले कंकड़ी मारेंगे और ज़वाल से पहले कंकड़ी मारकर फिर आप वापस मक्का आएंगे। यानी कि अगर 12 तारीख को आपने कंकड़ी असर के बाद, थोड़ी लेट हो गए आप, असर के बाद मगरिब के बीच का वक्त आ गया है और आपका वहाँ पर टाइम गुजर गया है, तो आपको रुकना होगा, रात वहीं गुजारनी होगी, मगरिब, इशा और फजर की नमाज वहीं पढ़नी होगी। और आप ज़वाल से पहले पहले कंकड़ी मार कर, फिर इसीलिए 70 कंकड़ी बताई जाती हैं ताकि आप जो है तीसरे दिन भी मार लें, और आप उसके बाद में फिर 13 ज़िलहज को पहुँचते हैं आप मक्का। तो ये तो रहा हज का पूरा। अब डिस्टेंस बता दूं आपको, मक्का और मदीने की का डिस्टेंस जो है, दूरी जो है वो 450 किलोमीटर दूर है। और मिना से मक्का से मिना जो है वो अगर आप अजीज़िया में ठहरते हैं तो 3-4 किलोमीटर है, और आप मक्का में ठहरते हैं तो 10-11 किलोमीटर दूर है मिना से अराफात जो आप जाते हैं, यानी कि 9 ज़िलहज को सुबह, तो वहाँ की दूरी 16 किलोमीटर है। और आप अराफात से जो मुज़दलिफ़ा आते हैं वो 6-7 किलोमीटर है, और मुज़दलिफ़ा से फिर आप मिना आते हैं वो 3-4 किलोमीटर की दूरी है। तो ये आपका पूरा इसे कहते हैं मशायर का एरिया कहलाता है, जहाँ पर हज पूरा किया जाता है। इस तरह आपका पूरा हज कंप्लीट हो गया। अब आपको कुछ बातें मैं वो बताता हूँ जो आपको हज के दरमियान ख़ास करके ध्यान रखना पड़ता है। वो ये है
कि आप जब जाते हैं तो वहाँ हज का जो अरकान अदा करते हैं उस वक्त आपको अपने एहराम की हालत में होते हैं, एहराम की हालत में किन चीज़ों को रखना आपको पास ज़रूरी हो, किन चीज़ों को रखना ज़रूरी नहीं है, नहीं रख सकते। तो पहले आपका जो ब्रेसलेट होता है जो यहाँ की गवर्नमेंट आपको देती है, और मोल्लिम का एक ब्रेसलेट होता है जो येलो कलर का कड़ा होता है एक, उसको पहनना ज़रूरी होता है। और एक नुसुफ कार्ड होता है जो सऊदी गवर्नमेंट सभी हाजियों को देती है, नुसुफ कार्ड आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और आपका कड़ा और मोल्लिम का कड़ा ज़रूर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास कुछ रियाल, मोबाइल फ़ोन, एक अम्ब्रेला और एक चप्पल ज़रूर होनी चाहिए, और कुछ खाने के आइटम ज़रूर होने चाहिए सूखे, ताकि आपको, और पानी की बोतल, ये चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए। इसके अलावा कोई किसी सामान की हज के 5 दिनों में ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीमार हैं या आपकी दवा चल रही है तो आपने 5 दिन की दवाएं आप रख सकते हैं। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा रख सकते हैं, और अगर आपके पास सन ग्लास है यानी कि धूप का चश्मा है तो बेहतर है, आप उसको रख सकते हैं। लेकिन एहराम की हालत में आप सर पर टोपी नहीं लगा सकते, कैप नहीं लगा सकते, लेकिन अम्ब्रेला छतरी लगा सकते हैं। इसी तरह आप जूते नहीं पहन सकते, लेकिन आप खुली चप्पल पहन सकते हैं। तो इन बात, आप खुशबू नहीं लगा सकते, लेकिन बिना खुशबू के साबुन से आप नहा सकते हैं। आप टूथपेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप मिसवाक कर सकते हैं एहराम की हालत में। और आप तेल, खुशबू, इत्र कुछ एहराम की हालत में नहीं लगा सकते। ज़्यादा किसी से बहस मुबाहिस, कोई गाली गलौज करना, झूठ बोलना, एक दूसरे की ग़ीबत करना, कुछ चींटी मारना, मच्छर मारना या कुछ फूल तोड़ना, इस तरह की सब काम की ममानियत होती है। एहराम की हालत में अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर दम वाजिब हो जाता है। दम का मतलब है कि आपको एक बकरा या दुम्बे की कुर्बानी देनी है, और अगर आप ये कुर्बानी नहीं दे पाते हैं तो इसकी जगह पर आपको 3 रोज़े रखने होते हैं। ये गरीबों के लिए एक आसानी है। तो इन सब बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो हज आपका बहुत अच्छा रहेगा। हज के सफ़र में आपको कम खाना है, तला भुना भी नहीं खाना है, पानी ज़्यादा पीना है, और चलने की मश्क पहले से करनी होती है। आप कम से कम 3 से 5 किलोमीटर रोज़ चलने की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका हज बहुत अच्छी तरह हो। हज की कुछ मसनून दुआएं हैं, कुछ किताब हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया एक किताब निकालती है, एक गाइड होती है हज की गाइड, इसको ज़रूर आप रखें अपने पास, ताकि सब सीख सकें, और इससे भी आपको तैयारी करने में आसानी होगी। इसमें पूरा हज के अरकान, हज का तरीक़ा, घर से घर तक का पूरा इसमें तरीक़े सब दिए हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो टेस्ट है वो अच्छी तरह होगा। आप ये CBT जो होने जा रहा है ये कंप्यूटराइज होगा, और आप इसमें चीटिंग या नकल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कैमरा जो है लगातार आपको वॉच करेगा। आपके आसपास भी कोई नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आप कैमरे की जो है नज़र में रहेंगे, और कैमरा आपकी नज़र में रहेगा। आपके पास एक आई कार्ड होना चाहिए, वो चाहे वोटर ID हो आपकी, या आपका आधार कार्ड हो, या पासपोर्ट हो, उससे आपकी शनाख्त भी जो है कैमरा जो है कैच करेगा, और आपकी तस्वीर भी कैच करेगा। और इसके बाद आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे उसको आप हल करेंगे, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी में आप कर सकते हैं। उसमें आप तैयारी पूरी रखिए। आप लॉजिस्टिक्स, आप हज के अरकान, आप जो हैं जो भी इमिग्रेशन हैं, और जो भी महरम का कोटा है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है, आपके कितने लोग हज पर जा रहे हैं, 1,75,025 का कोटा फाइनल हो चुका है। अभी पिछले दिनों जो मिनिस्टर गए थे यहाँ से इंडिया से, उन पर ये मोहर लग चुकी है। तो अब कोटा नहीं बढ़ेगा, नहीं घटेगा। 1,75,025 लोगों के लिए हज का कोटा है इस साल 2026 हज का। इसमें 30% जो है वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए हैं, और 70% जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया का कोटा है। हज पर जो सामान हाजी ले जा सकते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू, वो 2 बैग 20-20 किलो के, और एक 7 किलो का बैग जो है हैंड बैग की शक्ल में ले जा सकते हैं। और हाजियों के लिए कोविड का टीका और मेनिंजाइटिस का टीका लगा होना ज़रूरी है, और इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और ये आप जो हैं अपने जो हज की ट्रेनिंग है उसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। लगातार आप बने रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह। जब तक कि आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।